जिस तरह से आप लोगों ने कल न्यूक्लिक एसिड का देखा कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स हैं और न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन भी आपने कल देखी थी। आज आप देखोगे कि किस तरह से वो न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स कंबाइन करके न्यूक्लियोटाइड्स को बना रहे होते हैं। 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स से वो हम यहाँ पे ड्रॉ करने लगे हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा था कि न्यूक्लियोटाइड्स को कंप्लीट करने के लिए आपको एक पेंटोज शुगर चाहिए होती है। उसकी टाइप्स भी आपने पढ़ी थी और डिफरेंस भी आप पहले पढ़ चुके हैं। ये एक पेंटोज शुगर में ड्रॉ कर रही हूँ। कल आपको डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर का डिफरेंस भी मैंने आपको बताया था। ये एक हम राइबोज शुगर ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, सो जब भी राइबोज शुगर न्यूक्लियोटाइड्स को बनाने के लिए नाइट्रोजनस बेसिस के साथ और फॉस्फोरिक एसिड के साथ कंबाइन करेगी, तो यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन है ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन पे आप नाइट्रोजनस बेसिस को अटैच करवाओगे, वाइल फिफ्थ कार्बन पे, बिकॉज आपने कल कंपोनेंट्स में यही पढ़ा था कि एक पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फोरिक एसिड कंबाइन करके न्यूक्लियोटाइड्स को बनाते हैं। तो नाइट्रोजनस बेसिस एंड पेंटोज शुगर कंबाइन करके अब जो थर्ड कंपोनेंट रह गया है उस कंपोनेंट को आपने फॉस्फोरिक एसिड को कंबाइन करवाना है आपने न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन कंप्लीट करने के लिए। जब फॉस्फोरिक एसिड इस पेंटोज शुगर के साथ कंबाइन करेगा तो कंबाइन करने के लिए यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और रिलीज होने के लिए ये एक हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंबाइन करेंगे और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज आउट हो जाएगा। वाइल जो रिमेनिंग यहाँ पे एटम्स रह जाएंगे वो कंबाइन करके एक लिंकेज बनाएंगे। बिकॉज 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, उन 2 हाइड्रोक्सिल में से आपने 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को रिमूव किया है और रिमेनिंग अब आपके पास यहाँ पे 1 ऑक्सीजन रह गई। ये 1 ऑक्सीजन इस CH2 के साथ कंबाइन कर लेगी। ओके, सो ये आपका न्यूक्लियोटाइड जो कल आपने कंपोनेंट्स पढ़े थे ये कंप्लीट हो गया। सबसे पहले देख लेते हैं, आपने एक पेंटोज शुगर को नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच करवाया और थर्ड कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड का कौन सा था? फॉस्फोरिक एसिड था। जब आप पेंटोज शुगर को नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच करवाते हैं तो यहाँ पे जो आपका कंपाउंड आता है इसे आप कहते हो कि ये न्यूक्लियोसाइड है। इसी न्यूक्लियोसाइड के अंदर अगर आप फॉस्फोरिक एसिड ऐड करवा देंगे तो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर इन तीनों के साथ आप लिखोगे जिसमें नाइट्रोजनस बेस भी है, पेंटोज शुगर भी है और फॉस्फोरिक एसिड भी है, इन तीनों को कलेक्टिवली आप बोलेंगे कि ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ओके, ये तो आपने देखा कि किस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड में जो 3 कंपोनेंट्स हैं वो कंबाइन करके एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, अब यहाँ पे ये वाला जो आपके पास लिंकेज है, इस लिंकेज को आप ईस्टर लिंकेज कहते हैं। ईस्टर लिंकेज जब हम लिपिड्स पढ़ रहे थे तो लिपिड्स में मैंने आपको बताया था कि ये उसका जनरल फॉर्मूला है, एक R चेन, उसके साथ कार्बन डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन एंड R2, R1 एंड R2 2 चेन्स इसके साथ अटैच होंगी। ओके बेटे, सो यही वाला स्ट्रक्चर अगर आप यहाँ पे देखें, इस फॉस्फोरस को आप अज्यूम कर लें कि आपने कार्बन के साथ रिप्लेस करवा दिया है। तो इस फॉस्फोरस को अगर आपने कार्बन के साथ रिप्लेस करवा दिया है तो क्या ये वाला फंक्शनल ग्रुप
वही वाला फंक्शनल ग्रुप है जो कि ईस्टर लिंकेज में होता है, बिल्कुल उसी तरह का है। तो ये वाला R1 है, इसका ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाएंगे और ये इसका R2 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आप कहते हो कि जब भी फॉस्फेट ग्रुप ने पेंटोज शुगर के साथ कंबाइन करना है तो कंबाइन करने के लिए वो ईस्टर लिंकेज के थ्रू कंबाइन करता है। ये आपका एक ईस्टर लिंकेज का मैंने जनरल फॉर्मूला ड्रॉ किया हुआ है, ये आप इससे पहले इसकी फॉर्मेशन लिपिड्स के टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। ओके, अब यहाँ पे हमने बोला कि ईस्टर लिंकेज है, लेकिन जब भी आप न्यूक्लिक एसिड का लिखते हो कि न्यूक्लियोटाइड्स में फॉस्फोरिक एसिड राइबोज शुगर के साथ कंबाइन हुआ है, तो कंबाइन करने के लिए उससे ईस्टर लिंकेज नहीं लिखते सिर्फ आप लिखते हैं कि ये फॉस्फो ईस्टर लिंकेज है। फॉस्फो ईस्टर लिंकेज आप क्यों लिखते हैं? बिकॉज एक्चुअल में ये कार्बन के लिए जहाँ पे जो ईस्टर लिंकेज जो आपने जनरल फॉर्मूला पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे बिकॉज कार्बन नहीं है, यहाँ पे फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे कार्बन को रिप्लेस करवाया हुआ है। फंक्शनल ग्रुप वही है लेकिन कार्बन के जगह पे फॉस्फोरस अटैच है, तो इसलिए आप कहते हैं कि ये फॉस्फो ईस्टर लिंकेज है। अगर यहाँ पे कार्बन नहीं होती तो आपको फॉस्फो ऐड करने की जरूरत नहीं थी, आपने जस्ट ईस्टर लिंकेज का ही बताना था। ओके, ये तो था आपका कि किस तरह से जो कल आपने कंपोनेंट्स पढ़े थे, नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड, ये तीनों कंबाइन किस तरह से करते हैं ये आपने कल पढ़ा। कंपोनेंट्स कल पढ़े थे और कंबाइन किस तरह से करते हैं ये अभी आपने देखा। नाइट्रोजनस बेसिस बेटे आपने जो टाइप्स पढ़ी थी उनमें से कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस अटैच हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपने 5 पढ़ी थी तो उन 5 में से एडेनिन अटैच हो जाएगी, साइटोसिन, थायमीन या फिर यूरासिल। तो आगे फिर हम पढ़ेंगे कि इनकी अटैचमेंट की बेस पे बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, लेकिन नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं हमेशा हर एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज होती हैं। तो इन नाइट्रोजनस बेसिस के चेंज होने की वजह से न्यूक्लियोटाइड के नेम्स किस तरह से चेंज होते हैं ये फिर हम आगे देखेंगे। ओके, सो ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर था। तो जिस तरह से हमने कल बोला कि न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का, पॉलीमर मीन्स कि एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें बहुत से स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन किए हुए हैं। पॉली इज फॉर मैनी एंड मर इज फॉर मॉलिक्यूल। ओके, सो पॉलीमर एक न्यूक्लिक एसिड के लिए टर्म यूज की है और उसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल कौन से हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन करके न्यूक्लिक एसिड बना रहे हैं। ओके, अब एक ये जो न्यूक्लिक एसिड है, फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि इस न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर के अंदर 5 न्यूक्लियोटाइड्स इस तरह से अटैच हुए हैं। ये आपका फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो यहाँ पे 5 न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हुए हैं। इट मीन्स कि हर एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर यही 3 कंपोनेंट्स होंगे। नाइट्रोजनस बेस कोई भी हो सकती है वो, और पेंटोज शुगर जो कि डीएनए में डीऑक्सी राइबोज और आरएनए में राइबोज होगी, वाइल थर्ड इज फॉस्फोरिक एसिड। ये 3 कंपोनेंट्स हैं और ये 3 कंपोनेंट्स कंबाइन करके न्यूक्लियोटाइड्स को बनाएंगे। अगर हम कहते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स हैं, बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद एक न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 न्यूक्लियोटाइड्स ड्रॉ किए। ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है और ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड है। ओके, ये दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर आप देख रहे हो कि वही 3 कंपोनेंट्स हैं जो आप पहले वाले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड, ये तीनों कंपोनेंट्स कंबाइन करके एक न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। बिकॉज हमारे न्यूक्लिक एसिड के अंदर बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करने की वजह से हमें देखना है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन कैसे करेंगे। ओके, जब भी 2 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स में कंबाइन करना होता है तो इस पेंटोज शुगर के 3rd कार्बन पे, बिकॉज आपको पता है ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है और ये 3rd कार्बन है,
तो जो पहले चेन के साथ फॉर एग्जांपल यहाँ तक चेन कंप्लीट हो चुकी है, अब यहाँ पे ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है ये चाहता है कि इस चेन में अटैच हो जाए, ठीक है। तो इस वाले न्यूक्लियोटाइड का जो थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आने वाले नए न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन पे अटैच फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होगा। ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन। ओके, इस फिफ्थ कार्बन के साथ ये जो एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है, ये फॉस्फेट ग्रुप पहले से मौजूद चेन के थर्ड पोजीशन पे अटैच हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच होगा। ओके, अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये दोनों जब कंबाइन करते हैं तो इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज आउट हो जाता है, और बिकॉज 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो जो 1 ऑक्सीजन रह जाएगी ये यहाँ पे कंबाइन करके दोनों मॉलिक्यूल्स को लिंक करवा देती है। ओके, अब यहाँ पे आपने फॉस्फो ईस्टर लिंकेज लास्ट वाले लेक्चर में देखी कि किस तरह से फॉस्फो ईस्टर लिंकेज को आपने ईस्टर लिंकेज से रिजेंबल करवाया था। ओके, अब यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड आपके पास आ रहा है, जो 2 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स को कंबाइन कर रहा है, इस बॉन्ड को बेटे आप कहते हो कि ये फॉस्फो डाई ईस्टर लिंकेज है। फॉस्फो डाई ईस्टर लिंकेज। ओके, अब यहाँ पे ईस्टर लिंकेज तो आपको पता है, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर ये वाला फंक्शनल ग्रुप होगा उसे आप बोलेंगे कि ये ईस्टर लिंकेज है। ये वाला फंक्शनल ग्रुप है तो ईस्टर लिंकेज है। ओके, जिस तरह से हमने लास्ट टाइम देखा था, इसी फॉस्फोरस को हम रिप्लेस करवा देते हैं कार्बन से। जस्ट आपने अज्यूम करना है, आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैं लिख रही हूँ, अदरवाइज आपने इसको लिखना नहीं है, कार्बन नहीं लिखना आपने। ओके, अगर आप देखें तो ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, जब एक न्यूक्लियोटाइड था तो एक न्यूक्लियोटाइड में ये वाला एक फंक्शनल ग्रुप आपको मिल रहा था, लाइक ये वाला, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, तो इसे आपने फॉस्फो ईस्टर लिंकेज बोला था। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो एक आपका फंक्शनल ग्रुप इस साइड पे है और सेकंड आपका ये भी एक फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आ रहा है। तो 2 फंक्शनल ग्रुप अपर साइड पे और लोअर साइड पे, दोनों साइड पे हैं, तो इसे आप बोलोगे कि ये डाई ईस्टर लिंकेज है। डाई इज फॉर 2, ईस्टर मीन्स कि ये वाला फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। और फॉस्फो क्यों बोला? बिकॉज इस कार्बन की जगह पे फॉस्फोरस एक्चुअली में अटैच होता है, इसलिए आप इसे फॉस्फो ईस्टर लिंकेज बोलते हैं। तो अगर आपके 2 न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान ये ईस्टर लिंकेज है तो इसे डाई ईस्टर बोलोगे। तो डाई ईस्टर क्यों बोला? बिकॉज दोनों साइड्स पे आपको ये ईस्टर लिंकेज मिल जाता है। यहाँ पे आपने जस्ट फॉस्फो ईस्टर लिंकेज बोला था। ओके, सो अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये कैसे अटैच होगा? इसके 5th पेंटोज शुगर के 5th कार्बन पे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो पहले से मौजूद पेंटोज शुगर के 3rd कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ ये अटैच होगा। और अटैच किस बॉन्ड के थ्रू होगा? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के थ्रू। अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। ओके, सो ये हमने यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करवाया है, तो इसे आप बोलोगे कि ये डाई न्यूक्लियोटाइड है। इस चेन का नेम क्या है? कि ये डाई न्यूक्लियोटाइड है। डाई इज फॉर 2 एंड न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल्स अटैच हुए हुए हैं। ट्राई न्यूक्लियोटाइड मीन्स के इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होंगे, और टेट्रा मीन्स के इसमें 4 न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होंगे। और जब हम कहते हैं कि पॉलीमर है या पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, इसे इट मीन्स कि इस चेन के अंदर बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हुए हुए हैं। ओके, इस वाले लेक्चर में आपने देखा कि किस तरह से न्यूक्लिक एसिड के जो कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने के बाद एक आपको न्यूक्लिक एसिड का जो बेसिक यूनिट है न्यूक्लियोटाइड वो देंगे। ओके, यही न्यूक्लिक एसिड जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स के साथ कंबाइन करता है तो ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के थ्रू कंबाइन करेगा। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि सबसे पहले पेंटोज शुगर, आपको अब तक पता है कि DNA में कौन सी है और RNA में कौन सी है।
ओके, सो ये वाला जो पेंटोज शुगर है इसे सबसे पहले कंबाइन किया था नाइट्रोजनस बेस के साथ, फिर ये किसके साथ कंबाइन किया था, फॉस्फेट ग्रुप के साथ। जब दो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स में अटैच करवाना है तो ये चीज़ याद रखिएगा कि नाइट्रोजनस बेस हमेशा पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पे अटैच है और ये 5th कार्बन था, तो जो फॉस्फेट ग्रुप है वो हमेशा 5th कार्बन पे अटैच होता है। लेकिन जब भी दो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स में कंबाइन करना होता है तो जो प्रीवियस आपका न्यूक्लियोटाइड है जो चेन में सबसे एंड पे है, उस चेन में सबसे एंड पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है 3rd पोजीशन पे, वो नए आने वाले 5th कार्बन पे अटैच फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होगा। ये सारी नंबरिंग बेटे आपने याद रखनी है, ये आपको MCQs में आ सकती है। ओके, सो इस लेक्चर में आपने देखा कि किस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स कि कंपोनेंट्स कंबाइन करेंगे और न्यूक्लियोटाइड्स को बनाएंगे, और फिर उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से न्यूक्लिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होगा न्यूक्लियोटाइड्स के कंबाइन करने से। और कंबाइन ये फॉस्फोडाई ईस्टर लिंकेज के थ्रू कर रहे हैं बिकॉज इसमें 2 ईस्टर लिंकेजेस होते हैं। बेसिकली ये फॉस्फो ईस्टर लिंकेजेस होते हैं। फॉस्फो ईस्टर लिंकेजेस मीन्स के इनका जो कार्बन है वो फॉस्फेट के साथ रिप्लेस किया हुआ है। ओके, आई होप कि आपको न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लियोटाइड क्लियर हो गया होगा।